हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए, हमने यूपीपीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी, आज ही हमारा उसका टेस्ट संख्या 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने में उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, इसका प्रत्यक्ष कारण आपको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों सीमित बायोमास, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा ऊर्जा प्रवाह, तीसरा ऑप्शन दिया है पारिस्थितिक तंत्र की वहनीय क्षमता, वहीं चौथा ऑप्शन दिया है हमारा सीमित पोषक तत्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का प्रवाह। दोस्तों जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, इसके पोषक स्तर में कमी आती जाती है। यानी कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल ऊपर वाले, मतलब जैसे कि पहले वाले को दूसरे वाले ने खाया तो वो उसका 10% ही लेगा ऊर्जा, और उससे आगे वाला उसकी 10 लेगा, और उससे आगे वाला उससे 10 लेगा। दोस्तों जो हमारा पिरामिड, ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, पिरामिड नुमा होता है। यानी कि नीचे वाले का सबसे ज्यादा, उससे ऊपर वाले को 90% ये रख लेगा, इससे ऊपर वाले को 10% ऊर्जा ये देगा, और उसका 10% ऊपर वाले को, और उसका 10% ऊपर वाले को। तो इससे ये कहा जा सकता है जो सबसे लास्ट का अंतिम उपभोक्ता होता है, ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा उसको सबसे कम मिलती है दोस्तों। अतः ऊर्जा का प्रवाह किसी पोषक स्तर पर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखकर बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो हमारा किसी प्रक्रिया या उत्पाद के पूर्ण जीवन चक्र में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जित कुल मात्रा को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन पदचिन्ह। ये किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों बताइए कौन सा कारक नहीं करता है। दोस्तों देखिए, ऊंचाई, समुद्री धाराएं और प्रचलित पवनें ये हमारी करती हैं। समुद्र से दूरी और भूमि व जल का विस्तार ये भी करता है। वहीं स्थान का ढाल ये भी करता है। दोस्तों हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जाती हैं उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। वहीं जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं जाएंगी उनको बोलेंगे हम अक्षांश रेखाएं। तो जैसे ही अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं तो ऊपर की ओर हमारा जो मतलब सूर्य का तापमान है वो कम होता जाता है। वहीं भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान होता है दोस्तों। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो तो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती हैं, और लेकिन देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। नीलगिरी के सामने दोस्तों हमें दिया गया है शेरपुछ बंदर, वहीं मन्नार की खाड़ी के सामने हमें दिया गया है खारे पानी का मगरमच्छ, वहीं पंचमढ़ी के सामने हमें दिया गया है उड़ने वाली गिलहरी दोस्तों, वहीं ग्रेट निकोबार के सामने दिया गया है हमारा समुद्री गाय, और पन्ना के आगे दिया गया हमारा स्लोथ बियर। तो बताइए कौन सा इसके सामने सुमेलित सही लिखा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी के सामने लिखा है शेरपुछ बंदर, तो नीलगिरी में ये पाए जाते हैं। वहीं पंचमढ़ी में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, और पन्ना में स्लोथ बियर हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिलान करने के लिए दिए गए हैं, आपको बताना है स्टॉकहोम अभिसमय में क्या किया गया था। दोस्तों स्टॉकहोम अभिसमय में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का उन्मूलन किया गया था। वहीं UNCLOS में महासागर और समुद्र के उपयोग से संबंध नियम दिए गए हैं। वहीं कार्टागोना प्रोटोकॉल में जैव सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों जो वो कार्टागोना प्रोटोकॉल है ना, वो सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था वो हमारा, सन 2000 में। और स्टॉकहोम अभिसमय जो है वो हमारा हुआ था दोस्तों 1972 में। कब हुआ था, 72 में। वो UN द्वारा इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, समशीतोष्ण कोणधारी वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको देखकर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला बताइए क्या ऑप्शन दिया गया है, समशीतोष्ण कोणधारी। कोणधारी से इसकी कोण से समझ में आ रहा है इसकी पत्तियां नुकीली होंगी, तो हाँ होंगी। किस कारण होंगी, इससे बर्फ इन पत्तियों पर एकत्रित ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है
उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में वृक्षों का घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो हमारा घनत्व में कमी आती जाएगी, और जैसे हम भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है हमें लकड़ी मुलायम होती है जो फर्नीचर बनाने के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों कुछ कुछ फर्नीचर में मुलायम लकड़ियों का बहुत अच्छा उपयोग होता है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा हमारा गलत है। दोस्तों पहला दिया है हमारा, भारत का दिसंबर 2020 तक कुल विदेशी ऋण कितना दिया है? 563.5। दोस्तों ये ऐसी के यूपीपीसीएस वाले अमाउंट ऐसी की ऐसी देते हैं रख के, तो आपको ये अमाउंट ध्यान रखनी है, और ये हमारा ऑप्शन एकदम सही दिया है। नेक्स्ट है, जिसमें अल्पकालिक ऋण की हिस्सा 50% और शेष दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अल्पकालिक ऋण का हिस्सा जो है वो हमारा कम है। वो कितना है हमारा? वो है हमारा 18.4%, वही 81.6% हमारा दीर्घकालिक ऋण है। कुल विदेशी ऋण में जो है हमारी 35.9% हिस्सेदारी जो है वो विदेशी वाणिज्य उधारियों की है। दूसरे स्थान पर हमारी एनआरआई जमाएं हैं, वही तीसरे स्थान पर अल्पकालिक व्यापारिक साख है। दोस्तों ये जो ऋण है ना, मतलब उधारियां जो हमारा कुल विदेशी ऋण है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो विदेशी वाणिज्य उधारियों का सबसे ज्यादा, उसके बाद एनआरआई जमाएं, और तीसरे नंबर पर अल्पकालिक व्यापार साख का हिस्सा है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार देशों को घटते क्रम में लगाना, यानी कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार कौन से देश का रहा है? तो देखिए आपको ऑप्शन देख के ही पता लग जाना चाहिए। दोस्तों चीन का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, क्योंकि वो विकासशील देशों में उभरती हुई अर्थव्यवस्था सामने आ रही है। दूसरे नंबर पे है हमारा दोस्तों जापान, तीसरे नंबर पे दोस्तों है हमारा स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा भारत, और 5वें नंबर पे दोस्तों हमारा रूस। दोस्तों इसी बार 2020-21 में हमारा जो है भारत ने रूस को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान बना लिया है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, आहार क्रांति अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों एक करंट में क्वेश्चन दिया गया था, करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और आप हमें ऑप्शन इसका आंसर एकदम बताइए हमें कमेंट करके। दोस्तों आहार क्रांति अभियान क्या है? ये पोषण के प्रति जागरूकता, पोषण खाद्य और फलों और सब्जियों तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। दोस्तों जो इसका आहार क्रांति का जो अभियान है वो कब प्रारंभ किया गया था? आहार क्रांति अभियान हमारा 14 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया था, और 14 अप्रैल को ही हमारी अंबेडकर जयंती होती है, तो आपको इस कारण आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि अंबेडकर के बर्थडे वाले दिन हमारा आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? उत्तम आहार उत्तम विचार। आहार क्रांति आंदोलन के अंतर्गत भारत में परंपरागत खुराक की पौष्टिकता और उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक करके इस समस्या के समाधान का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट, महिला एयर इंडिया पायलट टीम ने सबसे लंबी उड़ान कहां से कहां तक भरी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु। हमारी जो महिला पायलट रही हैं उन्होंने बहुत लंबी उड़ान भरी है। दोस्तों ये जो महिला कॉकपिट चालक था, ठीक है, ये एक दल था और इसमें सारी महिलाएं थी। इसमें जो हमारी कप्तान रही हैं वो रही है जोया अख्तर, वहीं पापा थनमई, आकांक्षा सोनेवाल, शिवानी महनास, और ये इनकी सहभागी रही हैं। वही बोइंग 777-200 लॉन्ग रेंज वाले फ्लाइट के द्वारा इन्होंने इसका परिचालन किया है। दोस्तों आपको मैं याद करने का थोड़ा तरीका बताती हूँ, शायद आपको पसंद आए तो आप रख सकते हैं, नहीं आए तो आप अपनी ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए जोया यानी कि इन्होंने लंबी उड़ान भरी, तो एंजॉयमेंट क्या, यानी कि जोय क्या क्या जोया, तो उससे हम जोया याद रख सकते हैं। वहीं शिवानी के पापा की आकांक्षाएं बहुत हैं हमसे, शिवानी के पापा यानी कि शिवानी और पापा थन्मय, और हमारी क्या आकांक्षाएं बहुत हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो शायद आपको पसंद आए। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा?
ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर शरण कुमार। सरस्वती सम्मान। अब बताइए, सरस्वती के हम इसको ट्रिक से याद कराती हूँ। सरस्वती के हम शरण में जाते हैं, सरस्वती के शरणों में हम जाके माथा टिकाते हैं। और दोस्तों जो सरस्वती के शरण हैं वो हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं और हिंदू धर्म में ही हमारा सनातन धर्म कहा जाता है। तो इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार को सरस्वती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बताइए, आपको याद करने में अगर ये अच्छा लगे तो इसको प्लीज याद रखिएगा। दोस्तों जो सरस्वती पुरस्कार है वो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के निम्नलिखित में से किन वर्गों का प्रतिनिधित्व था? बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक सिख था उसमें, एक ईसाई था, एक पारसी था, 3 मुस्लिम थे, एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे, वही इनमें 5 स्वर्ण थे। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। 13 अक्टूबर 1946 के द्वारा जो एक प्रस्ताव पारित हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग में इसमें शामिल होना स्वीकार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको लॉर्ड डलहौजी के काल में कौन सा संपन्न हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है हमारा उपाधि और पेंशनों को बंद करना, ये भी हुआ था। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था वो कब से कब तक था, पहले आप ये याद रखिए यहाँ पे, वो 1848 से 1856 तक था। यानी कि जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो उसके लिए जिम्मेदार जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां ही थी। ठीक है तो दोस्तों, लेकिन जो हमारी अब ऑप्शन देखते हैं हम इसके, दोस्तों इसमें जो अवध का विलय है वो हुआ था हमारा 1856 में। सिंध विजय जो हुई थी हमारी दोस्तों, वो हमारी हुई थी 1843 में। कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1843 में। तो यही उसका इसमें नहीं आएगा। तो अब देखिए, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट करिए। तीसरा तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो चौथा इससे चौथे में दिया, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। और हमारा दोस्तों तीसरा ना होने पर हमारा ऑप्शन बचता है सी, सही जवाब, यानी कि उपाधियां और पेंशनों को बंद किया था। 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु के उपरांत उनकी उपाधि को समाप्त कर दिया था। कब? 1855 में। 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद पेंशन को दत्तक पुत्र, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, आपको याद होगा नाना साहब 1857 की क्रांति में भी नाम आएगा उनका, उनको पेंशन देना बंद कर दिया था। वही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लोअर बर्मा के पीगू प्रदेश को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, और अवध का जो विलय हुआ था मैंने बताई गया है, कब हुआ था? 1856 में। वहीं हमारा सिंध का जो विलय हुआ था 1843 में इसका हुआ था। नेक्स्ट है हमारा पाषाण कालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख के बताइए चारों में से कौन सा जवाब इसका सही होगा पाषाण कालीन जीवन के संबंध में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नव पाषाण संस्कृति में पत्थर हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता है। दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। कहाँ है? मेहरगढ़ में। चित्रकारी का विकास पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृति तो कई स्थानों पर पाई गई हैं, परंतु मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा चित्र अद्भुत है। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक बने हुए हैं। बुर्ज होम के लोग रुखड़े और धूसर मृत भांड का उपयोग करते थे। नेक्स्ट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन शामिल नहीं था? बताइए कौन शामिल नहीं था? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो टेरिसियस था वो ईरान का राजवंश था और वो हमारा सिकंदर के साथ नहीं आया था। दोस्तों सिकंदर के साथ जो आए थे वो है हमारा निर्याकस, ऑने सिक्रेटस और अस्तियोबुलस।
यानी कि आपको याद सकते हैं NAA, ना, यानी कि सिकंदर के साथ ना। न्याकस ऑनिसिक्रेटस अरस्तियोबुलस। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। बताइए क्या इसमें करता है, देख ले, पढ़ लेते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुष और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार वाला कर सर्जन नहीं। देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को की बुनियाद रखता है। क्या करता है, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, वहीं जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, जो हमारा ये पंचायती राज दिया गया है ना, वो संविधान के भाग 9 के तहत आर्टिकल 243 से आर्टिकल 242 और 243 तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, बताइए दोस्तों। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। अब बताना इसमें कौन सी होगी, तो ग्राम स्तर पर, खंड और जिला स्तर पर, वहीं स्थानीय स्वशासन यानी कि एक ग्राम, दूसरी खंड और तीसरी जिला स्तर पर। और बताती हूँ मैं आपको यहीं पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रखने का निर्णय लिया गया था। ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो 1956 में गठित हुई थी और 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों ये मिलान करने में बहुत बार आ जाता है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति जो गठित हुई थी 1956 में, वहीं इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 1957 में सौंपी थी। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब आपको देख के ही आप बता सकते हैं। देखिए, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये आता है। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये पंचायतों के अंदर कहाँ से आ गई, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है दोस्तों। वही निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी आता है पंचायती राज में। और दोस्तों जो हमारी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे विधायिका द्वारा पारित विधियों, संविधियों, अधिनियमों की वैधानिकता का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायालय द्वारा ऐसी किसी भी विधि के परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में बैठती है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकती है। तो बताइए किसके अनुमोदन पर ये किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारे भारत का सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अब बताइए किसको शक्ति है अभिलेख न्यायालय रखने की। पहले मैं आपको बताती हूँ अभिलेख क्या होता है। अभिलेख होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में दर्ज लिए जाते हैं। ये होता है अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो भी हमारा फैसले आएंगे उसको एक अभिलेख के तौर पर उनको सुरक्षित कर लिया जाता है। जो आने वाले हमारे जो केस होंगे उनमें उसको उनका प्रेफरेंस देकर फैसले आगे के सुनाए जा सकें। तो हमारा दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा अभिलेख न्यायालय की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायालय को दी गई है दोस्तों। इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आज के लिए इतना ही। मैं कामना करती हूँ कि शायद आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।